हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल परिहार कॉमर्स क्लासेस। ये चैनल हर टॉपिक को आसान भाषा में डिस्कस करता है और कोशिश करता है कि इसमें कई भी बात हर बच्चे के समझ में आसानी से आ जाए। इफ़ यू हैव मिस्ड माय प्रीवियस वीडियोस, डोंट वरी, इन द डिस्क्रिप्शन आई विल शेयर माय चैनल प्लेलिस्ट लिंक वेयर यू विल गेट ऑल माय वीडियोस इन वन प्लेस, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पार्टनरशिप की। ये पार्टनरशिप टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, इसीलिए आज की इस वीडियो में हम सिर्फ इसी चीज़ को कवर करेंगे और नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का जो टॉपिक है कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनी, दोनों को एक ही वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करूंगा मैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप की डेफिनेशन जो है वो यहाँ पे दी हुई है, अगर आप देखें ध्यान से। इन द पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप क्या होता है? द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो इस मीनिंग को समझने की ज़रूरत है कि पार्टनरशिप का मतलब होता है कि दो या दो से ज़्यादा लोग, बिटवीन पर्सन्स का मतलब है यहाँ पे मिनिमम दो लोग होने चाहिए पार्टनरशिप स्टार्ट करने के लिए, और मैक्सिमम जो लिमिट रखी गई है वो 50 लिमिट रखी गई है। तो दो या दो से ज़्यादा लोग जब एक बिजनेस को स्टार्ट करते हैं और उसमें जो होने वाला प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, उसको आपस में एक एग्रीड रेशियो में शेयर करते हैं। एग्रीड रेशियो का मतलब होता है कि अगर पार्टनर्स ने डिसाइड कर रखा है कि हम बिजनेस को स्टार्ट करने वाले हैं और बिजनेस के अंदर में जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है उसको किस तरीके से बांटेंगे, उसको एग्रीड रेशियो कहा जाता है। यानी कि जैसे मान लेते हैं कि दो पार्टनर थे, ए और बी, और उन्होंने जो रेशियो रखा था अपना, वो रखा था 2:3 रेशियो रखा था। यानी कि दूसरा पार्ट जो है प्रॉफिट का वो ए को मिलेगा और जो थर्ड पार्ट होगा वो बी को मिलेगा। मान लेते हैं कि उस बिजनेस के अंदर में 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो 1 लाख का जो प्रॉफिट होगा वो ए को कितना मिलेगा? जब हम उसको 2/5 से डिवाइड करेंगे, यानी रेशियो का जो टोटल होता है उसको नीचे लिखा जाता है और जो ए का शेयर है 2 उसको ऊपर लिखा जाता है। तो 1 लाख इंटू 2/5 करेंगे जब, तो ये आएगा 40,000, यानी कि ए को 40,000 मिलेगा, और इसी तरीके से जब बी का करेंगे तो उसको 60,000 मिलेगा 1 लाख के प्रॉफिट का। तो इसी को कहते हैं एग्रीड रेशियो। फिर लिखा हुआ है कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। हो सकता है कि जो पार्टनर हैं या 50 पार्टनर्स कह लें या मिनिमम दो पार्टनर्स कह लें, तो हो सकता है कि सारे के सारे जो हैं वो बिजनेस के अंदर में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या हो सकता है कि एक पार्टनर ना कर रहा हो और बाकी पार्टनर कर रहे हो। तो इसमें क्या होता है, चाहे सभी लोग मिलकर काम करें, चाहे कोई एक काम करे और पूरे बिजनेस को रिप्रेजेंट करे, तो उसको भी पार्टनरशिप कहा जाता है। अब बात करते हैं इसके फीचर्स की। तो इसका पहला फीचर है फॉर्मेशन। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग अगर कोई लोग मिल के पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस को करना चाहते हैं, तो उनको क्या करना पड़ेगा कि जो भी पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप खोलने के लिए, ओपन करने के लिए जो भी रूल्स रेगुलेशन रखे होंगे, उनको उनको फॉलो करना पड़ेगा। सारी चीज़ें जो हैं किस रेशियो में बांटेंगे, कितने पार्टनर हैं, या फिर जो भी ज़रूरी चीज़ें होती हैं उसके रिगार्डिंग वो सारी चीज़ें स्पेसिफाई करनी पड़ेंगी, और फिर जाके वो पार्टनरशिप जो है स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस होता है उसका मोटिव प्रॉफिट होना चाहिए। अगर दो लोग मिलके अपने किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं लेकिन उनका मोटिव प्रॉफिट अर्निंग का नहीं है, चैरिटी करने का है, दान देने का है, तो उसको पार्टनरशिप नहीं कहा जाएगा। पार्टनरशिप के अंदर में प्रॉफिट मोटिव का होना जरूरी है। फिर बात करते हैं इसके दूसरे फीचर की, लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी का मतलब होता है कि अगर इस फर्म ने, इस दो लोग ने मिलकर जब बिजनेस को चलाया है, या दो से ज़्यादा लोग, जितने लोग भी हैं, इनका टोटल मिला के इसको पार्टनरशिप फर्म कहा जाएगा। तो अगर पार्टनरशिप फर्म किसी भी तरीके का लोन लेता है, किसी भी तरीके की कोई पैसा उधार लेता है किसी से, तो फिर सारे के सारे जितने भी मेंबर्स होते हैं उस पार्टनरशिप फर्म के, उन सबको पैसा वापस करना पड़ता है। इन केस अगर वो वापस नहीं कर पाते हैं तो उनकी पर्सनल एसेट्स तक की जो है वो जा सकती हैं वो पैसा वापस करने में। तो इसका मतलब हो गया कि जितने भी लोग होंगे इसके अंदर में, जितने भी पार्टनर्स होंगे, उन सबकी जो लाइबिलिटी होगी वो अनलिमिटेड होगी। फिर बात करते हैं रिस्क बियरिंग। रिस्क बियरिंग का मतलब हो गया कि अगर जो भी रिस्क होते हैं, बिजनेस रिस्क हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर के अंदर में,
तो अगर किसी भी तरह का जो रिस्क आ रहा है तो क्या वो एक पार्टनर बॉर्न करेगा या सभी मिलके उसको सॉर्ट आउट करेंगे। तो इसमें ये होता है कि क्योंकि पार्टनरशिप फर्म है, ये जितने भी मेंबर्स उसके अंदर में हैं, अगर किसी भी तरह का रिस्क होता है तो सभी मिलजुल के उसको सॉर्ट आउट करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि किसी एक के ऊपर बर्डन पड़ता है। फिर बात करते हैं इसके नेक्स्ट जो फीचर है, वो है इसका नेक्स्ट फीचर डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। तो डिसीजन मेकिंग की अगर बात करी जाए तो डिसीजन मेकिंग का मतलब ये होता है कि अगर किसी भी तरीके का डिसीजन लेना हो, चाहे वो परचेज से रिलेटेड हो, सेल्स से रिलेटेड हो, एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड हो, या और किसी भी तरीके का जो डिसीजन होता है, तो इसमें सभी पार्टनर से पूछ के डिसीजन को लिया जाता है। कंट्रोल की अगर बात करें तो किसी एक का कंट्रोल नहीं होता है, सभी मेंबर जिस चीज में एग्री होते हैं वही चीज करी जाती है। तो ये था डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। फिर बात करते हैं कंटिन्यूटी की। तो कंटिन्यूटी का मतलब होता है कि एक जो पार्टनरशिप फर्म होता है, क्योंकि उसको मिलके सारे मेंबर्स चला रहे होते हैं, तो अगर कोई भी एक मेंबर मर जाता है या रिटायर हो जाता है या उसकी किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो जो कंटिन्यूटी है वो रुक जाती है। तो क्यों रुक जाती है? क्योंकि हो सकता है बाकी पार्टनर चाहें तो आगे उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन जो एग्रीमेंट होगा फिर बदल जाएगा, क्योंकि जो पहले मेंबर्स ने शुरू किया था उसको तो कुछ और एग्रीमेंट में शुरू किया था, और हो सकता है उसके मर जाने के बाद फिर कोई दूसरा एग्रीमेंट बने। तो कंटिन्यूटी इसके अंदर में लगातार बनी नहीं रहती है। फिर बात करते हैं नंबर ऑफ मेंबर्स की, जैसे मैं बता रहा था आपको। तो नए जो एक्ट है कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, तो उसमें फिक्स किया हुआ है कि जो पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस होगा उसमें मिनिमम 2 लोग होंगे और मैक्सिमम 50 लोग होंगे। फिर बात करते हैं म्यूचुअल एजेंसी की। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब होता है सब मिलजुल के काम करते हैं। इसको एक पार्टनरशिप फर्म कहते हैं, ना कि किसी एक इंडिविजुअल के नाम पे ये चलता है। तो पूरे के पूरे पार्टनरशिप फर्म यानी कि सारे पार्टनर्स का जो भी इन्होंने नाम रखा होगा उस नाम से बिजनेस चलेगा। तो इसी को कहते हैं म्यूचुअल एजेंसी। फिर बात करते हैं मेरिट्स की। तो क्या क्या फायदे होते हैं अगर आप पार्टनरशिप फॉर्म बिजनेस ऑप्ट करते हैं, तो क्या क्या फायदे होने वाले हैं आपको। सबसे पहला होने वाला है ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। यानी कि आपको पार्टनरशिप फॉर्म बिजनेस को शुरू करने के लिए ज़्यादा किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होती। थोड़ी बहुत लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, उनको पूरा करना होता है और आपका जो पार्टनरशिप फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएगा। और क्लोजर की अगर बात करें तो क्लोजिंग में भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होती है। आराम से अगर सारे पार्टनर चाह रहे हैं कि बंद हो जाए हमारा पार्टनरशिप फर्म, तो वो बंद हो जाता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट इसके मेरिट की, वो है बैलेंस्ड डिसीजन मेकिंग। अब आप देखो, सारे पार्टनर्स मिलके जो डिसीजन लेंगे तो वो डिसीजन काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि एक आदमी अगर डिसीजन लेता है तो हो सकता है कि वो ना सोच पाए जो सभी मिलके जो सोच पाते हैं। तो इसमें जो डिसीजन आता है वो काफ़ी बैलेंस्ड होता है, यानी कि बहुत अच्छा डिसीजन होता है। मोर फंड्स। मोर फंड्स का मतलब होता है कि जितने ज़्यादा पार्टनर्स होंगे ऑब्वियस सी बात है कि उतना ही ज़्यादा पैसा आएगा, तो इसको कहते हैं मोर फंड्स। फिर आता है शेयरिंग ऑफ रिस्क। तो जो रिस्क का शेयरिंग है वो क्या होता है, सभी पार्टनर्स में जो भी एग्रीड रेशियो उन्होंने फिक्स किया होता है बिगिनिंग के टाइम पे, उस रेशियो में बढ़ जाता है। तो किसी एक पार्टनर के ऊपर किसी भी तरह का बर्डन नहीं आता है, सारा बर्डन सभी लोग क्या करते हैं, शेयर करते हैं। सीक्रेसी। सीक्रेसी का मतलब होता है कि जो भी वर्किंग है, जो भी काम हो रहा है पार्टनरशिप फर्म के अंदर में, वो बात बाहर पब्लिक के पास तक नहीं जाती है। क्योंकि ये जो पार्टनरशिप फर्म है उसमें उनको ये नहीं होता है कि आप जो है अपने बिजनेस का जो भी प्रॉफिट आप अर्न कर रहे हो या फिर जो भी आपके पास एसेट्स हैं, आपकी जो लाइबिलिटीज हैं, वो आप पब्लिकली शो करोगे। तो पब्लिकली जब शो नहीं करते हैं तो पब्लिक को उसके बारे में पता नहीं लगता है। तो इसी को कहते हैं सीक्रेसी, यानी कि बिजनेस के ऑपरेशंस के बारे में जो पब्लिक है उसको किसी भी तरह की जो आइडिया है वो नहीं होता है। फिर आता है लिमिटेशन, अगर आपको क्या क्या नुकसान होने वाले हैं अगर आप पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस को ऑप्ट करते हैं। सबसे पहला नुकसान है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। जैसे मैंने आपको बताया था, इसमें सारे पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। किसी भी तरह का अगर डेट लिया यानी उधार लिया है बाहर वाले लोगों से, तो वो पैसा अगर जब तक वापस नहीं होता है, अगर वापस नहीं हो पा रहा है, तो उनकी पर्सनल एसेट्स तक की वो बेच के वो पैसा वापस किया जाता है। फिर आता है लिमिटेड रिसोर्सेज। अब देखो, एक जगह पे तो लिखा हुआ था कि यहाँ मोर फंड्स आ रहे हैं और एक जगह पे लिखा हुआ है लिमिटेड रिसोर्सेज। तो लिमिटेड रिसोर्सेज किस तरीके से है, अब देखो जैसे मैंने बताया आपको कि जो मैक्सिमम पार्टनर्स की लिमिट है वो 50 है। तो 50 लोग ही आ सकते हैं, 50 से ऊपर नहीं आ सकते। 50 लोग जितना पैसा लेके आएंगे वो क्या होगा, एक लिमिटेड होगा।
उसी तरीके से अगर हम दूसरे फॉर्म ऑफ बिजनेस की बात करें जहाँ 50 से ज़्यादा लोग होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे फंड्स क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, रिसोर्सेज क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। फिर आता है हमारा पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। कॉन्फ्लिक्ट्स का मतलब होता है लड़ाई झगड़े। अब पार्टनरशिप फॉर्म है तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ लड़ाई झगड़े, अगर दो लोग आपस में मिले हुए हैं, दो लोग आपस में मिलके काम कर रहे हैं, तो वहाँ लड़ाई झगड़े होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बिजनेस जब अच्छा चल रहा होता है तो किसी भी तरह के लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं, लेकिन जैसे ही बिजनेस में लॉस आता है तो फिर एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, तो यहीं से लड़ाई झगड़े होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लैक ऑफ कंटिन्यूटी, तो लैक ऑफ कंटिन्यूटी के बारे में बता ही चुका हूँ मैं आपको कि जैसे ही एक पार्टनर रिटायर होता है या उसकी डेथ हो जाती है या वो छोड़ देता है, कुछ भी होता है, तो उस केस के अंदर में जो नया एग्रीमेंट है वो बनता है, तो पुराना एग्रीमेंट बंद हो जाता है। तो कंटिन्यूटी जो होती है पार्टनरशिप की, वो तब तक ही है जब तक कि सारे पार्टनर जिन्होंने उनको स्टार्ट किया था वो बने हुए हैं। फिर आता है लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। तो जैसे मैंने आपको बताया कि क्योंकि पार्टनरशिप को किसी भी तरह का ये नहीं होता है कि वो अपने जो भी बिजनेस के अंदर होने वाला प्रॉफिट है या फिर जो भी चीज़ें हैं वो पब्लिकली शो करें, तो इससे क्या होता है पब्लिक को पार्टनरशिप फर्म के बारे में पता नहीं चलता है। और जब उसके बारे में पता नहीं चलता है तो पब्लिक को लगता है कि हो सकता है कि ये लोग किस तरह का बिजनेस कर रहे हैं उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, तो पब्लिक का कॉन्फिडेंस जो होता है उस पार्टनरशिप के ऊपर में कम हो जाता है। तो ये थे इसके डीमेरिट्स। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनर्स की। तो सबसे पहला जो पार्टनर आता है एक्टिव पार्टनर। तो मैं इसके पीछे यहाँ पे एक टेबल दे रखी है, उस टेबल में सारे पार्टनर्स के बारे में जो यहाँ पे लिखी हुई बातें हैं वो सब इसी में दे रखा है, तो इसी को फटाफट डिस्कस करते हैं। और नहीं समझ में आएगा तो मैं आपको ऊपर का बातें बता दूंगा, उसमें जो इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको इसके साथ साथ बताता रहता हूँ। तो टाइप ऑफ पार्टनर्स में देखो, इसमें कुछ टाइप ऑफ पार्टनर हमें देखने को मिल रहे हैं। तो पहला टाइप ऑफ पार्टनर है एक्टिव पार्टनर। तो जैसे नाम ही इसका एक्टिव पार्टनर है, यानी कि जो ऐसा पार्टनर जो बहुत ज़्यादा एक्टिवली काम को कर रहा है। कोई भी काम दिया जाता है, कोई भी काम होता है, चाहे वो परचेज से रिलेटेड हो, सेल्स से रिलेटेड हो, मार्केटिंग से रिलेटेड हो, उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है, तो ऐसे पार्टनर को एक्टिव पार्टनर कहा जाता है। तो जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन होता है यानी पैसा जो लगाते हैं, ऑब्वियस सी बात है कि अगर वो एक्टिव पार्टनर है तो बिजनेस का मेन पार्टनर होगा, और मेन पार्टनर होगा तो उसने कैपिटल को कंट्रीब्यूट किया होगा यानी पैसा लगाया होगा। तो ये है कैपिटल कंट्रीब्यूशन। मैनेजमेंट का मतलब है कि बिजनेस के अंदर होने वाले काम, बिजनेस के अंदर होने वाले जितने भी डिसीजंस होते हैं उन सारे डिसीजंस में वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। तो यहाँ पे क्या है, एक्टिव पार्टनर पार्टिसिपेट करता है। फिर है शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉसेस। अगर बिजनेस प्रॉफिट कमाता है, लॉस होता है बिजनेस को, तो एक्टिव पार्टनर जो होता है उसका जो जो भी शेयर होता है या प्रॉफिट का उसको मिलता है, लॉस होता है तो वो भी उसको बियर करना पड़ता है। लाइबिलिटी की बात करें तो लाइबिलिटी जैसे बता ही चुका हूँ मैं आपको, लाइबिलिटी तो हर पार्टनर्स की अनलिमिटेड होती है। तो ये था एक्टिव पार्टनर। फिर आता है स्लीपिंग और डोरमेट पार्टनर। डोरमेंट पार्टनर इसका मतलब होता है ऐसे पार्टनर जो ज़्यादा एक्टिवली काम को नहीं करते हैं। जैसे अगर बिजनेस पार्टनरशिप फर्म चल भी रहा है तो ये हो सकता है घर में सो रहे हो, या हो सकता है कि काम पे आज ना आए हो, एक छोड़ के एक दिन, छोड़ के एक दिन आते हैं, तो ऐसे पार्टनर को स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर कहा जाता है। तो क्योंकि ये पार्टनर होते हैं तो पैसा लगाते हैं, कैपिटल कंट्रीब्यूशन करते हैं, और मैनेजमेंट में किसी भी तरह का पार्टिसिपेशन नहीं करते हैं क्योंकि सो रहे होते हैं। और जो सोने वाले लोग होते हैं ज़्यादातर वो किसी भी तरह के बारे में इनकी नॉलेज नहीं होती है, और जब नॉलेज नहीं होती है तो वो किसी भी तरह का पार्टिसिपेशन उनसे कोई पूछता भी नहीं है और उनको बताने की इच्छा भी नहीं होती है। और प्रॉफिट एंड लॉस में शेयर की बात करें तो वो तो करना ही पड़ेगा, प्रॉफिट होगा तो मिलेगा, लॉस होगा तो बियर करना पड़ेगा, और लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। फिर बात करें सीक्रेट पार्टनर की, तो ऐसे पार्टनर जो सीक्रेटली काम को करते हैं, यानी कि पब्लिकली नहीं दिखाया गया होता है कि ये हमारे पार्टनर है बिजनेस के अंदर में, लेकिन वो पार्टनर होते हैं। तो ऐसे पार्टनर जो होते हैं वो पैसा लगाते हैं क्योंकि वो सब लोग जानते हैं कि ये है इसके अंदर में, और हालांकि लोगों को ज़्यादा पता नहीं होता है इसके बारे में, और हो सकता है जितने भी लोग हों पार्टनरशिप फर्म के अंदर में वो भी उसके बारे में कम ही जानते हों। मेन मेन लोग को पता है उसके बारे में, सभी लोग को नहीं पता है, और वो सीक्रेट पार्टनर कहलाते हैं। और वो पार्टनर जो है कैपिटल का पैसा लगाते हैं, पार्टिसिपेट भी करते हैं, सीक्रेटली पार्टिसिपेट करते हैं, यानी उनसे पूछा जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो भी शेयर करते हैं, लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। नॉमिनल पार्टनर, तो मैं आपको बताता हूँ नॉमिनल पार्टनर होता क्या है। नॉमिनल पार्टनर वो पार्टनर होता है जो अलाउ करता है फर्म को कि तुम आप मेरा नाम यूज कर सकते हैं। वो हालांकि एक्चुअल पार्टनर नहीं होता है बिजनेस का, पार्टनरशिप फर्म का,
लेकिन वो अलाउ करता है फर्म को कि मेरा नाम यूज़ कर लो। जैसे मान लेते हैं कि कोई एक बिजनेस है, उस बिजनेस के अंदर में कोई एक नामी गिनामी आदमी है किसी जगह का, और वो कहता है कि चलो ठीक है तुम्हारा बिजनेस चल जाए तो तुम मेरा नाम यूज़ कर लो। तो ऐसे पार्टनर को नॉमिनल पार्टनर कहा जाता है। और जो नॉमिनल पार्टनर होता है वो किसी भी तरह का पैसा नहीं लगाता बिजनेस के अंदर, क्योंकि वो पार्टनर होता ही नहीं है और ना ही वो पार्टिसिपेट करता है मैनेजमेंट के अंदर में। और किसी भी तरह का जो प्रॉफिट और लॉस है वो भी वो जनरली शेयर नहीं करता है, कि लेकिन क्योंकि उसने नाम लगाया होता है और बिजनेस अगर प्रॉफिट कमाता है तो हमें जो है एथिकली ये पैसा उसको देना चाहिए। और लाइबिलिटी जो होती है अनलिमिटेड होती है। अब क्योंकि उसने अपना नाम दिया है और अगर किसी भी तरह की लाइबिलिटी होती है तो भैया उसको पैसा वापस करना ही करना पड़ेगा। फिर आता है पार्टनर्स बाय स्टोपेल। अब पार्टनर बाय स्टोपेल क्या होता है? ये क्या कहता है कि हालांकि पार्टनर तो नहीं होता है ये पार्टनरशिप फर्म के अंदर में, लेकिन लोगों को बताता है जाके कि मैं इस पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर हूँ, या दिखाता है ऐसा कि मैं यहाँ पे काम करता हूँ। हालांकि वो कोई जानता नहीं उसके बारे में, लेकिन फिर भी वो पब्लिक को दिखा रहा होता है कि मैं उस पार्टनरशिप फर्म के अंदर में काम करता हूँ। तो ऐसे जो पार्टनर होते हैं वो ऑब्वियस सी बात है, पार्टनर नहीं है तो किसी भी तरह का पैसा नहीं लगाएगा, ना ही वो पार्टिसिपेट करेगा मैनेजमेंट में, और ना ही उसको प्रॉफिट और लॉस शेयर करना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि वो बिजनेस का नाम जो है बिजनेस से बिना पूछ के लगा रहा है, तो अगर लाइबिलिटी बनती है तो वो पैसा उसको वापस करना पड़ता है। फिर आता है पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट। तो पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट क्या होता है कि ये ऐसा पार्टनर है जो फर्म को अलाउ करता है कि ठीक है आप मेरा नाम जो है वो यूज करो, और नाम अगर मेरा यूज करोगे तो किसी भी तरह की प्रॉब्लम होगी तो मैं उसको देख लूंगा। तो ऐसा जो पार्टनर होता है उसको बोलते हैं पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। तो ये किसी भी तरह का पैसा नहीं लगाते हैं, ना ही पार्टिसिपेट करते हैं, और ना ही इनको प्रॉफिट और लॉस का कुछ मिलता है, और इनकी लाइबिलिटी भी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि नॉमिनल पार्टनर भी तो ऐसे ही होता है। लेकिन नॉमिनल पार्टनर क्या होता है कि नॉमिनल पार्टनर एक नाम, अच्छा नाम होता है उसका मार्केट के अंदर में। लेकिन जो होल्डिंग आउट वाला पार्टनर है वो जबरदस्ती कहता है कि मेरा नाम यूज करो, क्योंकि वो नाम जो है वो इतना पॉपुलर नाम नहीं होता है। तो ये डिफरेंस होता है होल्डिंग आउट में और नॉमिनल में। फिर बात करते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक की, जो है टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप्स। अभी तक तो हमने पढ़ा टाइप ऑफ पार्टनर्स, अब हम पढ़ते हैं पार्टनरशिप के कितने सारे टाइप्स होते हैं। तो पार्टनरशिप के टाइप्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, यानी कितने लंबे समय तक वो चल रहा है। तो पहला इसके अंदर में आता है पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप एट विल का मतलब होता है कि ऐसी पार्टनरशिप जो इच्छा तक चल रही है, जब तक इच्छा है तब तक चला रहे हैं, जहां इच्छा खत्म होगी वहां उसको बंद कर दिया। तो ऐसी फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप को कहा जाता है पार्टनरशिप एट विल। फिर आता है नेक्स्ट पार्टनरशिप पर्टिकुलर पार्टनरशिप, जो पर्टिकुलर होती है, यानी कि कुछ एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है। कि जैसे मान लेते हैं कि कहीं पे घर बनाना है, या कहीं पे बिल्डिंग बनानी है, कहीं पे ब्रिज बनाना है, तो दो चार लोग सामने आए, उन्होंने कहा कि हम ये काम को कर देंगे। उन्होंने पैसा वैसा मिला, पूरा काम खत्म कर दिया, जैसे ही काम खत्म तो पार्टनरशिप भी खत्म। तो इसको कहते हैं पर्टिकुलर पार्टनरशिप, जो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही चलती है। फिर आता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। तो अभी तक तो हमने ड्यूरेशन के बेसिस से पढ़ा कि जितना ड्यूरेशन होगा, यानी विल जब तक होगी तब तक चल रहा है, और यहाँ पे क्या है, जब तक काम चल रहा है तब तक है, काम खत्म तो पार्टनरशिप भी खत्म। तो ये था टाइम के हिसाब से। अब आता है लाइबिलिटी के हिसाब से। तो जैसे हमने पढ़ा था लाइबिलिटी जो अनलिमिटेड होती है पार्टनर्स की, तो यहाँ पे भी दो टाइप की पार्टनरशिप बना रखी है। हालांकि जो सेकंड वाला है उसी के आने की वजह से यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी जो पार्टनरशिप है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। तो मैं आपको समझाता हूँ कैसे होता है। जर्नल पार्टनरशिप के अंदर में क्या होता है कि जो जितने भी पार्टनर्स होते हैं उन सबकी लाइबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। और अनलिमिटेड होने की वजह से कोई नया पार्टनर जो है उसके अंदर में जैसे हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ पार्टनर्स में, कि वो लोग उसके अंदर में नहीं आते। अगर आते हैं तो उनकी लाइबिलिटी क्या हो जाती है? अनलिमिटेड हो जाती है उनकी लाइबिलिटी। तो लिमिटेड पार्टनरशिप जो कॉन्सेप्ट है वो इंडिया में नया नया आया है, और 1991 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। पहले ये नहीं चलता था यहाँ पे। इसके अंदर में क्या होता है, जैसे नाम ही इसका लिमिटेड पार्टनरशिप है, यानी कि इसमें एक पार्टनर जो होगा पार्टनरशिप फर्म के अंदर में उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी, जो मेन पार्टनर होगी।
और बाकी जितने भी पार्टनर्स होंगे उन सबकी लायबिलिटी क्या होगी, लिमिटेड होगी। तो इसको लाने का मतलब यही था कि हमारे जितने भी लोग हैं वो पार्टनरशिप को इसलिए नहीं करना चाहते थे क्योंकि उसके अंदर में अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। तो जब ये कॉन्सेप्ट आया तो इससे क्या हुआ कि जो बिजनेसेस हैं वो बड़े पार्टनरशिप बिजनेसेस, और इसको कर लाने का यही एक था कि बिजनेसेस को लगातार तेजी से बढ़ाया जाए। लेकिन लिमिटेड पार्टनरशिप में एक जो कमी है वो ये है कि ये पार्टनरशिप तुरंत बंद हो जाती है जैसे ही इसमें जो पार्टनर्स हैं उनमें से किसी की डेथ हो जाती है, या वो रिटायर हो जाते हैं, या वो छोड़ देते हैं, तो तुरंत ये पार्टनरशिप क्या होती है, खत्म हो जाती है। और ऐसे जो लिमिटेड पार्टनर्स होते हैं, मतलब जिनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है, वो मैनेजमेंट में किसी भी तरह का पार्टिसिपेशन नहीं करते हैं। हालांकि उनको प्रॉफिट मिलता है उनका, लेकिन वो मैनेजमेंट के अंदर में किसी भी तरह का पार्टिसिपेशन नहीं करते हैं। और इस टाइप की जो पार्टनरशिप होती है उनका रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी होता है। बाकी पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं होता है, लेकिन जो इस तरह की पार्टनरशिप होती है लिमिटेड पार्टनरशिप, उसका रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, पार्टनरशिप डीड। अभी पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या होता है? पार्टनरशिप डीड का मतलब होता है एक ऐसा रिटन एग्रीमेंट जो सारे पार्टनर्स के बीच में बनाया जाता है, और सारे पार्टनर्स उसमें एग्री होते हैं। उसमें लिखा जाता है, उसमें जो ये बातें लिखी हुई हैं, नेम ऑफ द फर्म, नेचर ऑफ बिजनेस एंड लोकेशन ऑफ बिजनेस, जितनी बातें इसमें लिखी हुई हैं कि अगर कोई नया पार्टनर आएगा तो हम क्या करेंगे, उसमें कोई रिटायर होगा तो हम क्या करेंगे, हमारा रेशियो क्या होगा, हमारी जो लोकेशन है वो क्या होगी, नाम क्या रखेंगे हम बिजनेस का, इस और भी बहुत सारी जो बातें हैं वो सारी बातों को यहाँ पे डिस्कस किया जाता है, और वो रिटर्न फॉर्म में लिखी जाती हैं। क्योंकि रिटर्न फॉर्म में लिखने से क्या होगा, लड़ाई झगड़े होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो पार्टनरशिप डीड को लाने का मेन जो एम था वो यही था कि जो जो इस तरह के झगड़े होते हैं पार्टनरशिप के अंदर में उनको ख़त्म किया जाए। तो रिटर्न में अगर होगा सब कुछ तो फिर किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होती है। तो एक रिटर्न डॉक्यूमेंट जिसके अंदर में ये सारी बातें लिखी हों, जो भी यहाँ पे पॉइंट दिए गए हैं, उसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। फिर आता है नेक्स्ट टॉपिक, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप। यानी कि जो पार्टनरशिप फॉर्म का रजिस्ट्रेशन होता है, जैसे मैंने बताया आपको कि वो कंपलसरी नहीं होता है, सिर्फ लिमिटेड लायबिलिटी वाला जो पार्टनरशिप होता है उसमें कंपलसरी होता है। लेकिन अगर आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपको बहुत सारे फायदे होते हैं, और अगर नहीं कराते हैं तो देखो क्या क्या नुकसान होते हैं आपको। ये लिखा हुआ है इसमें, द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म्स आर एज फॉलोज। तो पहला नुकसान ये होता है कि अगर आपने अपने फर्म को रजिस्टर नहीं करा रखा, अपने पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर नहीं करा रखा है, तो अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आप किसी के खिलाफ केस नहीं कर सकते हैं। कोई भी पार्टनर के खिलाफ आप केस नहीं कर सकते हैं। अगर अब पार्टनर छोड़ देता है बीच में, या पार्टनर कहता है नहीं भाई मैं तो लॉस में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, तो आपके पास कोई रिटर्न में होता ही नहीं है, तो आप उसके ऊपर केस भी नहीं कर सकते हैं। और किसी भी तरह का जो थर्ड पार्टी, अगर कोई मतलब कि कोई दिक्कत हो जाती है, थर्ड पार्टी आप ने आपको लोन दिया होता है, आपसे लिया होता है, और वहाँ पे किसी तरह का प्रॉब्लम होता है, तो वहाँ पर भी आप केस नहीं कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन कराना इसीलिए जो है वो ज़रूरी हो जाता है। अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन होता कैसे है। तो हर एक स्टेट के अंदर में एक रजिस्ट्रार ऑफ फर्म होता है, यानी कि जहाँ पे, जिसको रजिस्ट्रार कहते हैं, रजिस्ट्रार ऑफिस कहते हैं, जहाँ पे अगर आप किसी भी तरह का पार्टनरशिप फॉर्म खोलना चाहते हैं, पार्टनरशिप में आना चाहते हैं, तो पहले आपको वहाँ जाके सारे अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना पड़ेगा, तब जाके आपका रजिस्ट्रेशन वहाँ पे हो जाएगा। और रजिस्ट्रेशन कराने में आपका फ़ायदा ही फ़ायदा होता है, तो इसीलिए रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है। तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग जो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म को जो चीज़ें आप सबमिट करने वाले हैं वो क्या क्या प्रोसीजर है और किस तरह से आपको करना है, तो देखो यहाँ लिखा हुआ है जो प्रोसीजर है कि एक ऐसा एप्लीकेशन फॉर्म हमें जमा करना है वहाँ पे जिसके अंदर में सारी डिटेल लिखी हो, जैसे नेम ऑफ फर्म, लोकेशन फर्म, अदर प्लेसेस जो हैं जहाँ पे बिजनेस काम करता है, कब स्टार्ट हुआ, कितने पार्टनर हैं, ड्यूरेशन क्या है पार्टनरशिप की, एड्रेस क्या है, ये सारे जो है फॉर्म में लिख के देने पड़ते हैं। और उसके बाद ये सारे जो भी पॉइंट ऊपर लिखे गए हैं, इन सारे पॉइंट के नीचे जब सिग्नेचर होता है, तो जितने भी पार्टनर्स हैं सबके सिग्नेचर होते हैं इसके अंदर में। तो इसमें क्या होता है कि जो डिपॉजिट करना होता है, जो फ़ी जो भी लगती है वहाँ पे फॉर्म लेने में या फिर डिपॉजिट करने में जो भी फ़ी लगती है वो देना पड़ता है। और एक बार अगर रजिस्ट्रार ऑफिस से अप्रूवल मिल गया तो उसके बाद रजिस्ट्रार ऑफिस क्या भेजता है,
सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो जब ये आपके पास आता है तो आपका फर्म क्या हो जाता है, वो लीगल बन जाता है और उसका रजिस्ट्रेशन हो चुका होता है, तो उसको बहुत सारे बेनिफिट जो हैं हर जगह से मिलते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक पार्टनरशिप। तो हमने इसको डिस्कस किया, इसमें सारे पॉइंट को डिस्कस किया, और नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के जो टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू।